गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे द्वारा थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी का स्टार्ट कर दिया गया था। हमारी बदलती हुई पृथ्वी, ये पेज नंबर 12 से स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर हमने कल जो पढ़ा था उसके अंतर्गत आपने देखा था कि हमारी पृथ्वी का स्थल मंडल, या हम कहें स्थल मंडल जो है अनेक प्लेटों में जो विभाजित है, उन प्लेटों में हमेशा धीमी गति से वो गतिमान रहता है। यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो स्थल मंडल पर पाई जाने वाली प्लेटें होती हैं, इनकी गति के दो बल कार्य करते हैं। इन बलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक बल का नाम अंतर्जनिक बल कहलाते हैं और दूसरे बल को बहिर्जनिक बल कहते हैं। 12 पेज नंबर के ऊपर आपने एक चार्ट भी पढ़ा था। पृथ्वी की गतियों के लिए उत्तरदायी बलों के अंतर्गत दो भागों में चार्ट में विभाजन किया गया था। एक में अंतर्जनित बल था और दूसरे में बहिर्जनित बल था। अंतर्जनित बल के अंतर्गत भी दो भागों में विभाजित किया गया था। एक बल को आकस्मिक बल कहा गया था और दूसरे को पटल विरूपण बल कहा गया था। ये जो आकस्मिक बल थे, इसके अंतर्गत पाई जाने वाली गतिविधियाँ भूकंप, ज्वालामुखी और भूसंकलन हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन कर लिया गया था। आज हम इससे आगे बढ़ते हुए अपने चैप्टर में पेज नंबर 13 पर भूकंप का अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर पेज नंबर 13 पर कल मैंने जो ऊपर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके ज्वालामुखी का है। ज्वालामुखी का अध्ययन हमारे द्वारा कल के वीडियो में कर लिया गया था। आज हम आगे बढ़ते हुए भूकंप का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर भूकंप की सबसे पहले परिभाषा दे रखी है। भूकंप क्या होता है? ये भूकंप एक प्रकार का कंपन होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से तरंगें उठती हैं। उस तरंग के कारण हमारे स्थल मंडल पर कंपन महसूस होता है या पृथ्वी हिलने लगती है, स्थल मंडल हिलने लगता है। इसे ही हम भूकंप कहते हैं। पढ़ें, स्टार्ट करें बेटा। इसी प्रकार से स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। ये लाइनें बेटा नोट कर लेना। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन महसूस होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है और इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूप्रपर्टी से मतलब जो स्थल मंडल जहाँ पर हम निवास करते हैं। भूप्रपर्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ से कंपन प्रारंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। या वो क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ से भूप्रपर्टी के ठीक नीचे का वह भाग जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। सबसे पहले भूकंप की तरंगें जो है उद्गम केंद्र से जिस स्थान पर आती हैं उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। जब अधिकेंद्र से उद्गम केंद्र से तरंग पृथ्वी के ऊपरी भाग पर अधिकेंद्र पर आ जाती है तो अधिकेंद्र पर पहुंचकर ये तरंगें चारों ओर फैलने लगती हैं। और जब चारों ओर फैलने लगती हैं तो अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करने लगता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। देखो यहाँ पर आपके चित्र भी बना हुआ है। इस चित्र को थोड़ा सा जो नीचे आपके सेंटर दिखाई दे रखा है जिसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, नहीं सॉरी उद्गम केंद्र कहते हैं बेटा। ये उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ से भूकंप पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। यहाँ से सबसे पहले जहाँ पर पृथ्वी के ऊपरी भाग पर ये तरंग पहुँचती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र से चारों ओर देखो कितनी तेज़ी से लहरें, ये तरंगें फैल रही हैं। ये भूकंपी तरंग सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती जाती हैं। जैसे ये जो उद्गम केंद्र होता है ना बेटा, उद्गम केंद्र से सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला अधिकेंद्र पर
सबसे ज़्यादा हानि होती है, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे तीव्रता से देखो कितनी कम दूरी है उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र के बीच की दूरी, और जो अन्य प्लेट सीमाएं हैं उनकी दूरी को हम देखें तो वो तिरछी होने लग जाती है तरंगों की, और दूरी भी बढ़ जाती है, तो उनसे कम नुकसान पहुंचता है। यहाँ पर देखो बच्चों, आपके एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। इस क्रियाकलाप को अपन साइड में पढ़ते हैं। एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें और जल को गर्म करने के लिए रख दें। कुछ मटर के दाने, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं कि जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है, और जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी थी उनमें भी कंपन होने लगता है या वो भी हिलने लगती हैं। दाने नीचे गिर सकते हैं। चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। इस भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन भी उत्पन्न होने लगते हैं। यहाँ पर बेटा एक आपको नॉलेज के लिए बताया गया है। क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं? पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुपस्थ तरंगे, और तीसरे नंबर पर होती हैं एल तरंगे या पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। बच्चों, ये सारी नॉलेज जो तरंगों से संबंधित है वो हम अपनी आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। यहाँ के लिए हमें इतना ही जानना बहुत है कि जो भूकंपीय तरंगें होती हैं के 3 भागों में विभक्त किया जाता है। एक पी तरंग, दूसरी एस तरंग और तीसरी एल। पी एस एल तरंगें भूकंपीय तरंगें कहलाती हैं। अब बच्चों फिर से अपने उसी पेज पर आ जाओ। यहाँ पर अपन ने पूरा अध्ययन कर लिया है। भूकंप कहते किसे हैं, भूकंप का उद्गम केंद्र क्या है, भूकंप का अधिकेंद्र क्या है, और भूकंपीय तरंगें चारों ओर किस तरह से प्रसार करती है। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले हमारे द्वारा ये जो दे रखा है, नेक्स्ट पेज पर हमारे द्वारा सबसे पहले ऊपर जो पैराग्राफ दे रखा है उसको हम पढ़ लेते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणियाँ संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम पहले से ही तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। भाई आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी पर भूकंप आने वाला है या इस स्थान पर भूकंप आने वाला है? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये तो अचानक से घटित होने वाली घटना है। लेकिन फिर भी इन कुछ ऐसे घटनाएं घटित होने लगती हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि कुछ ही पल बाद यहाँ पर भूकंप आने वाला है। जैसे स्थानीय लोग द्वारा कुछ सामान्य तरीक़ों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा लिया जाता है। जैसे जानवरों का व्यवहार का अध्ययन करके। जानवरों को सबसे पहले एहसास हो जाता है किसी भी संकट का, तो उनका जो व्यवहार होता है वो सामान्य से कुछ अलग दिखाई देना है। जैसे वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगते हैं या भागने लगते हैं। इस तरह का अजीब सा व्यवहार जो जानवरों का होता है उसको देखकर महसूस होने लगता है कोई आपदा आने वाली है। तालाब में मछलियों की उत्तेजना होने लगे। अचानक से तालाब में मछलियाँ किनारों की तरफ आने लगे, या फिर ना कुछ मतलब वो भयभीत होकर इधर उधर भागती हुई दिखाई देने लगे। सांपों का धरातल पर आना। सांप तो पृथ्वी के अंदर आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, तो वो जब ऊपर धरातल पर दिखाई देने लगे तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि भूकंप आने वाला है। तो जिन जगहों पर जनरली भूकंप आते हैं वहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों के द्वारा इन तरीक़ों से ये पता चल जाता है कि यहाँ पर अब कभी भी भूकंप आ सकता है, और वो अपनी उस आपदा से बचाव के लिए जो भी तरीके जो होते हैं उन्हें अपना सकते हैं। यहाँ पर एक भूकंप की वस्तु स्थिति बताई गई है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। भूकंप की वस्तु स्थिति भुज में भूकंप के झटके के अंतर्गत दी हुई है। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। ये एक बहुत भयंकर भूकंप आया था बच्चों, और इससे ना हमारे जो भुज का क्षेत्र था वो भूमि बिल्कुल जो समतल मैदान था वो बहुत ख़राब स्थिति में या खड्डे में परिवर्तित हो गया। फिर है दूसरे नंबर पर क्या सूचना, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र
और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। फिर इसके बाद देखो बेटा, तीसरे नंबर पर एक न्यूज़ और छपी थी, भुज में निराशाजनक राहत, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि ना पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक हैं। फिर है चौथे नंबर पर भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन और संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। फिर 5वें नंबर पर दे रखी है शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी। 6ठे नंबर पर दे रखा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। और 7वें नंबर पे मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। ये बेटा भुज के भूकंप की वस्तु स्थिति को बताया जा रहा है, जो 26 जनवरी 2001 में गुजरात के एक शहर भुज में यह भूकंप आया था। इसकी जो गति थी वो 6.9 रिक्टर स्केल पर मापी गई थी और ये एक बहुत भारी भूकंप आया था, जिसका प्रभाव वहाँ पर रहने वाले आम जनता पर किस तरह का पड़ा था, ये आपने अभी पढ़ा है। अब आपके द्वारा यहाँ पर साइड में एक चित्र हुआ है जो गुजरात के भूकंप द्वारा विनाश का बता रहा है कि बिल्डिंग में किस तरह से दरारें आ गई थी और वो धराशायी होकर गिर पड़ी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन? भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी यंत्र भी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप का मापन एक यंत्र की सहायता से किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? भूकंप लेखी यंत्र कहते हैं। और जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता, बच्चों ये ध्यान से सुनना, जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। ऐसा भूकंप कोई खास हानि नहीं पहुंचाता है या वो आता भी है तो महसूस नहीं होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 तक की होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचाता है, क्योंकि पृथ्वी तो हिलने लगती है ना भूकंप से, और उसकी यदि रिक्टर स्केल पर 5.0 का मापन किया गया हो या उससे 5.0 तक का मापन किया गया हो तो उससे क्या होता है, हिलने से पृथ्वी पर के ऊपर स्थित वस्तुएं हिलने लगती हैं और यदि वो गिर पड़ती हैं तो उससे बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक होती है वह बहुत ही शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक होती है सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। अब भुज का कैसा था? 6.9 डिग्री रिक्टर स्केल, तो 7 के आसपास ही हो गया, तो बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 में। यहाँ पर बच्चों एक क्रियाकलाप दे रखा है, भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध भी करें। ये बेटा अपने ऊपर दिया हुआ जो चार्ट है ये ही बहुत है, इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करेंगे। देखो सीधी सी बात है, यदि अचानक से भूकंप आ जाए स्कूल बिल्डिंग के अंदर तो हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे कि जो स्कूल की बिल्डिंग है उससे हम तुरंत बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है और उसका प्रभाव क्या होगा कि हम सब उसमें दब के मर सकते हैं। बाहर निकलने का ही प्रयास किया जाएगा सबसे पहले तो हमारे द्वारा। अब है भूकंप के बचाव की तैयारियां। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। जो आग लगने वाले स्थान होते हैं, चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण और तस्वीर फ्रेम, इन चीज़ों से दूर रहें। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। बच्चों यहाँ पर हमारे भूकंप के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर रहेगा। नेक्स्ट के अंतर्गत हम मुख्य स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे जो आपकी बाह्य बल या बहिर्जनिक बल के कारण उत्पन्न
होती हैं या वर्जनिक बल के अंतर्गत कार्य करने वाली जो शक्तियाँ हैं उनसे क्या क्या घटनाएं या क्या क्या आकृतियाँ पृथ्वी पर दिखाई देती हैं, उनका अध्ययन हमारे द्वारा किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।